Very good morning, all of you. This is your chemistry teacher Anmol Upadhyay. Welcome back to the channel of Lotus Academy. Today we are going to discuss about the first chapter of क्लास 10 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आईसीएसई क्लास 9th का भी एक चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कब होगी। कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन तभी मानी जाती है बेटा जब उसके प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा, उसका प्रॉपर्टी, उसका बिहेवियर उसके रिएक्टेंट से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो इस तरह के रिएक्शनों को क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक, जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक, यानी वो तमाम रिएक्शन जिसमें गैसेस रिलीज हो रही हैं, वो सब इवोल्यूशन ऑफ गैस के क्या है, एक एग्जांपल है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का निकलना इवोल्यूशन ऑफ गैस है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना या कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना भी क्या है, एक इवोल्यूशन ऑफ गैस का बेस्ट एग्जांपल है। और कहाँ एग्जांपल कह सकते हो कि गैसेस को आपने देखा है निकलते हुए, तो वो है मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन। यानी जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है बेटा, ठीक है, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तब वहां पर क्या फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट, और साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस का। तो ये आप क्लियर समझ लीजिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस एक बेस्ट क्राइटेरिया है ये डिफाइन करने के लिए कि गिवन रिएक्शन हमारी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। दूसरा दूसरा है बेटा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, अब चेंज इन टेम्परेचर में दो कहानियां हो सकती हैं। टेम्परेचर का बदलाव कैसे हो सकता है, टेम्परेचर का बदलाव हो सकता है सिंपली टेम्परेचर के गेन करने से या टेम्परेचर के लूज करने से। यानी हीट जब गेन करेगा रिएक्शन तब, या हीट लूज करेगा तब। तो कैसे माना जाए, ये दो तरह में कैटेगराइज हो जाएंगे। पहला एंडोथर्मिक, पहला क्या हो जाएगा बेटा, एंडोथर्मिक। दूसरा एक्जोथर्मिक, दूसरा क्या है, एक्जोथर्मिक। ठीक, यानी क्लियर करिए, चेंज इन टेम्परेचर के दो एग्जांपल होंगे बेटा, या दो पार्ट कह सकते हो। या तो रिएक्शन से हमें हीट मिलेगी, या तो रिएक्शन क्या करेगा, हमको हीट देना पड़ेगा रिएक्शन में। अगर हम रिएक्शन को हीट दिए, दैट हीट विल बी कंसिडर्ड एज एंडोथर्मिक। अगर रिएक्शन ने हमें हीट दिया, दैट हीट विल बी कंसिडर्ड एज एक्जोथर्मिक। यानी एकदम क्लियर रहिए कि जब रिएक्शन में हमें हीट देना पड़ जाएगा, हीट इन्वॉल्व होगी, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा बेटा, एंडोथर्मिक कहा जाएगा। और ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्शन से हीट मिलेगा, तो उस तरह के रिएक्शन को क्या कहा जाएगा बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा। यानी एकदम क्लियर कट समझिए, एंडोथर्मिक क्या होता है बेटा, अ रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व, या यू कहें एब्जॉर्ब। ठीक, एक्सोथर्मिक क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक अ रिएक्शन or a chemical reaction, you can say that a reaction in which heat is evolved or released। तो इस तरह के रिएक्शनों को क्या कहा जाएगा बेटा, एक्सोथर्मिक। एग्जांपल कंसीडर करिए, एंडोथर्मिक कौन कौन सी रिएक्शन में हमने हीट दिया था बेटा। तो बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं बेटा, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक का। तो पहला कौन सा है, फोटोसिंथेसिस, CO2 H2O in the presence of sunlight, that is heat, and chlorophyll, that is green pigment, and the formation of product is C6H12O6 along with O2. Next, the reaction is respiration, C6H12O6 along with oxygen. The reaction occur to form CO2 and H2O along with energy. तो ये दो रिएक्शनों को देखिए बेटा, एक है रेस्पिरेशन और दूसरा है फोटोसिंथेसिस। दिस टू रिएक्शन इज ऑलवेज अपोजिट इन नेचर, मींस आप देखिए CO2 और H2O यहाँ पर रिएक्टेंट में है, तो यहाँ पर CO2 और H2O किस में है बेटा, प्रोडक्ट में है। यहाँ रिएक्शन में हमने हीट दिया है, तो यहाँ रिएक्शन में हमें हीट क्या हो रही है,
मिल रही है। तो इस तरह से ये दोनों रिएक्शन क्या कहलाएंगी, एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगी, और जिनमें की फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा, एंडोथर्मिक है, और रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक है। बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो बैलेंस अगर आप करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, इधर भी आप बैलेंस कर लीजिएगा, C6, ठीक, H12 है तो ये भी। तो इस तरह से ध्यान रखना है बेटा, ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करना हो तो कितना हो जाएगा, 6 2 12, ठीक, 12 और 6 18, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, आप बैलेंसिंग भी कर लीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई में कोई भी रिएक्शन ऐसा मत लिखिएगा बेटा जो अनबैलेंस हो, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन ही माने जाते हैं और उन्हीं को आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। चलिए, तो ये तो हमारा डिस्कशन हो गया। अगला हम लोग आते हैं बेटा, चेंज इन टेम्परेचर के बाद हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ये नेक्स्ट क्राइटेरिया है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होते हैं पहले समझिए। प्रेसिपिटेट, these are the insoluble substance which form during the reaction but get settled down at the bottom of the flask। यानी ये वो सब्सटेंस है बेटा जो रिएक्शन के दौरान बनते हैं, लेकिन रिएक्शन की तली में या कंटेनर की तली में जाकर के क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो उस तरह के रिएक्शन को क्या कहा जाता है बेटा, या उस तरह के सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेट। और रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट करती है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के भी एक दो एग्जांपल आप बिल्कुल ले सकते हैं। पहला एग्जांपल जैसे BaCl2 और साथ में क्या है बेटा, H2SO4। यहाँ पर आयन एक्सचेंज रिएक्शन चलेगी बेटा, प्लस माइनस, क्या बनेगा, बनेगा BaSO4 बैरियम सल्फेट अलॉन्ग विथ क्या बनेगा, HCl, ठीक। तो ये बात आप एकदम क्लियर कट आप समझ लीजिए, ठीक। बैलेंस करना हो तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर BaSO4 को ध्यान से देखो, दिस इज द व्हाइट पीपीटी। ये क्या है बेटा, व्हाइट कलर की पीपीटी है, प्रेसिपिटेट है, ठीक। तो इस तरह से एकदम क्लियर रहिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया तो वो रिएक्शन हमारी कैसी होगी बेटा, एक केमिकल रिएक्शन होगी। अगला है चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट। चेंज इन कलर एंड चेंज इन स्टेट। अब समझिए इस बात को। तो चेंज इन कलर में क्या है बेटा, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है, अगर इसमें हमने सल्फर डाइऑक्साइड की गैस अगर पास कराई तो उसका पूरा का पूरा जो कलर है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, यानी ऑरेंज कलर चेंजेस इनटू ग्रीन कलर, ठीक। तो यहाँ पर कलर का चेंज हुआ बेटा, तो सिंपल सी बात है, ये भी रिएक्शन कैसा माना जाएगा, केमिकल रिएक्शन माना जाएगा। और दूसरा KMnO4 जो कि किस कलर का है बेटा, पिंक कलर का है, और क्रिस्टल फॉर्म में देखोगे तो डार्क पर्पल कलर का रहेगा, ठीक। तो इसका पिंक कलर अगर किसी भी एडिबल एसिड के कांटेक्ट में आएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, डिस्कलर हो जाएगा, ठीक। यानी अगर पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन अगर कोई एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, डिस्कलर हो जाएगा। तो एकदम आप क्लियर कट आप समझ सकते हैं कि हाँ देखिए चेंज इन कलर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये भी रिएक्शन कैसी मानी जाएगी, एक केमिकल रिएक्शन मानी जाएगी। अगला आते हैं बेटा चेंज इन स्टेट। सिर्फ चेंज इन स्टेट अगर आपको कहीं देखने को मिल रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस नहीं है, ये बात आप समझिए। वाटर का स्टेट बदल लेना दैट इज द फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल चेंज। लेकिन अगर चेंज इन स्टेट अलोंग विद दीज फोर इनके साथ देखने को मिल रहा है बेटा, तो हाँ आप ये कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। लेकिन सिर्फ चेंज इन स्टेट अगर देखने को मिल रहा है बेटा तो आप बिल्कुल मत बोलिए कि ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक। अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, यानी हमारे पास कितने तरह के केमिकल रिएक्शन है जिनको हमें डिस्कस करना है। पहला है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल छोटी सी अगर जानकारी लेना चाहें तो आप जान सकते हैं कि देखो जैसे ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल या छोटे छोटे सब्सटेंस कंबाइंड टुगेदर होंगे तो एक बड़े सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड, ठीक, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूलों से एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाना, छोटी छोटी यूनिट से एक बड़ी यूनिट का फॉर्मेशन हो जाना, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे आते हैं बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल अपोजिट, एक बड़ी फ्रैगमेंट या एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट करके फ्रैगमेंट में आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या कहा जाएगा बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा, ठीक। अब जैसे ही रिएक्टिविटी सीरीज की अगर बात आती है बेटा, ठीक है, कि एक हायर रिएक्टिव मेटल एक लोअर रिएक्टिव मेटल को जैसे ही डिस्प्लेस करेगा, ठीक, एक हायर रिएक्टिव मेटल जैसे ही लोअर रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट से डिस्प्लेस करेगा
तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहा जाता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। यानी ये बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं क्लास का, कि अगर कोई न्यू स्टूडेंट अगर क्या करता है, पुराने स्टूडेंट को जो कि पहले से उस स्कूल में पढ़ रहा है, जो रैंकर है, जो पोजीशन होल्डर है, उसको डिस्प्लेस करता है, ठीक, उसी की क्लास में, उसी की पोजीशन से, ठीक, तो सिंपल सी बात है बेटा, वो कब कर पाएगा, जब वो उससे ज्यादा पढ़ने वाला होगा, ज्यादा टैलेंटेड होगा, तब उसको उसके पोजीशन से वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं, उन्हीं के सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से क्या माना जाता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर हुई है। ठीक, अगला क्या है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन हाँ, एक और बात यहाँ याद रखिएगा, यहाँ एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसी के सॉल्ट से क्या करता है बेटा, डिस्प्लेस करता है। यहाँ पर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इस रिएक्शन में आयन एक्सचेंज देखने को मिलता है, आयन एक्सचेंज देखने को मिलता है। यानी कह सकते हो कि A and B are two compounds, sorry, AB are a compound react with BC, then plus minus A and sorry, रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि बी दो बार रिपीट हो रहा था। तो ए बी का रिएक्शन सी डी से लेते हैं बेटा, तो प्लस माइनस, तो ए का डी से, सी का बी से, तो फॉर्मेशन क्या हुआ बेटा, ए डी प्लस सी बी। ठीक, तो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आयन एक्सचेंज हुआ है, यानी इसका पॉजिटिव किसी दूसरे के नेगेटिव से बॉन्ड बनाया, इसका पॉजिटिव किसी दूसरे के नेगेटिव से बॉन्ड बनाया। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द लास्ट वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। आप समझिए, नेचर में, प्रकृति में जितने भी रिएक्शन है, ऑलमोस्ट सभी रिएक्शन क्या कहे जाते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन माने जाते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसका नाम ही क्लियर है, कहां से आया है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से। ठीक, यानी a reaction in which both these phenomena occur simultaneously, such a reaction is called redox reaction। यानी redox reaction एक ऐसी रिएक्शन है बेटा जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन परस्पर होते हो, साइमल्टेनियस होते हो, एक साथ होते हो, सच a reaction is called redox reaction। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एक एक करके। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, ठीक है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो अपने नाम में एकदम क्लियर है, कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है बेटा, कंबाइन। ठीक, अक्सर इस तरह की रिएक्शन किस नेचर में देखने को मिलेगी बेटा, एक्जोथर्मिक। कैसी मिलेगी, एक्जोथर्मिक देखने को मिलेगी, यानी हीट इवॉल्व हो रही होगी। समझिए, हीट क्या हो रही होगी बेटा, इवॉल्व हो रही होगी, समझना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन, पहले डेफिनेशन, पहले क्या देना, डेफिनेशन, और रिएक्शन इन विच a reaction in which smaller unit combine together to form larger unit। यानी रिएक्शन इन विच स्मॉलर यूनिट, छोटी छोटी यूनिट्स क्या करेंगे बेटा, कंबाइन कर करके, ठीक है, कंबाइन करके, रिएक्ट करके एक बड़ी यूनिट में क्या हो जाएंगे बेटा, कन्वर्ट हो जाएंगे। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो बेटा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, CO2, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, SO2, और मैग्नीशियम, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आप देख लीजिए। ठीक, मैग्नीशियम रेबन को क्या किया जाता है, टोंग से पकड़ा गया है और एक सबसे पहली बात बर्निंग कैंडल के साथ लाया गया। तो कौन सा फ्लेम के साथ जल रहा है बेटा, देखो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम, ध्यान रखिएगा, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ ये जल रहा है। ठीक, तो ध्यान रखना है वाली। और यहां से क्वेश्चन हर बार आता है बेटा, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से क्यों इसे क्या किया जाता है, रब किया जाता है। तो आंसर इसका यही है कि मैग्नीशियम एक मेटल है,
इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की उसके पास क्षमता है। तो नेचर में जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली स्पीसीज होंगी, ठीक, जैसे कि नॉन मेटल सच एज ऑक्सीजन, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सच एज नाइट्रोजन, ठीक, या नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत सारा रिएक्शन है, बहुत सारी कंपाउंड्स है। तो उनसे क्या करता है, ये रिएक्ट कर जाता है और अपने ऊपर एक लेयर बैठा लेता है। तो उस लेयर को साफ करने के लिए मैग्नीशियम रिबन, सॉरी, सैंड पेपर का हम लोग क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। ठीक, तो देखिए व्हाइट डार्जिलिंग फ्लेम के साथ जल रहा है, यहाँ से बराबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, या व्हाइट फ्यूम बोला गया है यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की खास बात मैंने क्या बता दी बेटा, कि एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें क्या होंगे, स्मॉलर यूनिट कंबाइंड टुगेदर होंगे और एक लार्जर यूनिट का फॉर्मेशन करेंगे। दूसरा, रिएक्शन कैसी होगी बेटा, एक्सोथर्मिक होगी, हीट निकल रहा होगा, ठीक है। कुछ हमारे पास एग्जांपल के तौर पर है, जैसे एक और रिएक्शन आप देख सकते हो बेटा, अमोनिया NH3 प्लस HCl क्या बनाएगा, NH4Cl। इस तरह की रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। सिंपल सी बात है। एक्सोथर्मिक नेचर, ध्यान रखिएगा, जहां भी नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बेटा, तो वहां हीट रिलीज होती है। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो हीट रिलीज होगी, ये रूल है, ठीक है। चलिए, तो अगला आता हूं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद decomposition reaction, ठीक, one of the best example या best reaction you can say that decomposition is simply opposite of combination। कॉम्बिनेशन का बिल्कुल विपरीत कौन है, डिकम्पोजिशन, ठीक। डिकम्पोजिशन का सीधा मतलब है डिकम्पोज, डिकम्पोज। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोज, डिकम्पोज मींस कन्वर्ट इनटू फ्रैगमेंट, पार्ट में बिखर जाना, टूट जाना, इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा, डिकम्पोज कहते हैं, ठीक। तो सिंपल सी बात है, अब डिकम्पोज करने के लिए आपको चाहिए एनर्जी, तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। अब एनर्जी हमारे पास तीन ही फॉर्म में इस समय प्रेजेंट है। एक कौन सा फॉर्म है बेटा, एक है इन द फॉर्म ऑफ हीट, दूसरा कौन सा फॉर्म है बेटा, दूसरा हमारा फॉर्म है बेटा सनलाइट, ठीक। तीसरा हमारे पास कौन सा फॉर्म है, तीसरा हमारे फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी। अब सुनिएगा क्या कहना है, अगर कोई भी रिएक्शन जिसमें बड़े मॉलिक्यूलों को क्या किया जाएगा, हीट की मदद से तोड़ा जाएगा, ठीक, या हीट का यूज करके उनको डिकम्पोज किया जाएगा, सच रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहे जाएंगे बेटा, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक, डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, किसकी मदद से तोड़ना है बेटा इसे, हीट की मदद से, ठीक। बहुत ढेर सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, अभी मैं एक एक एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कस भी करूंगा। दूसरा, अगर सनलाइट की मदद से तोड़ने को मिलेगा बेटा, दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। इसे क्या कहते हैं बेटा, फोटोलिटिक कहा जाता है, या लिसिस, दोनों ही नाम सही है, ठीक। तो क्या कहा जाएगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगला क्या है बेटा, अगला है इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब एक एक करके मैं बात करता हूं, ठीक है। क्या है बेटा, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन में मैं हीट की मदद से क्या करूंगा, मॉलिक्यूल को तोड़ूंगा। अब हीट की मदद से तोड़ने के लिए कहां कहां आपने डेल्टा साइन का यूज किया है बेटा, सबसे बेस्ट एग्जांपल CaCO3, क्या बनेगा बेटा हीट करने पर, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, ठीक। दूसरा, ठीक, दूसरा एग्जांपल है ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल, आप देख सकते हैं, ये है FeSO4 का क्रिस्टल, FeSO4 का क्रिस्टल डॉट 7H2O, ठीक, आप देख सकते हो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ग्रीनिश कलर का, इसलिए इसे क्या कहा जाता है बेटा, ग्रीन विट्रॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन विट्रॉल, नाम याद रखिएगा, ग्रीन विट्रॉल, ठीक। चलिए, तो दूसरा रिएक्शन क्या है, इस एक्सपेरिमेंट को हम अपने कोचिंग में भी परफॉर्म करेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है और किस तरह से वो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। चलिए, तो दूसरा क्या है हमारा बेटा, दूसरा है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, सॉरी, दूसरा एग्जांपल देख लो, FeSO4 डॉट 7H2O को अगर आप हीट करोगे तो बनाएगा क्या बेटा, FeSO4
एनहाइड्रस। इसे हाइड्रेटेड फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसे हाइड्रेटेड फॉर्म। और इसे क्या कहा जाता है बेटा? एनहाइड्रस। क्या कहा जाता है? एनहाइड्रस। और जैसे ही ये एनहाइड्रस होगा इसका कलर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? व्हाइट में। ठीक। और फर्दर अगर आपने इसे हीट किया तो इट विल कन्वर्ट इनटू Fe2O3, SO2 एंड SO3। ठीक। तो ध्यान रखिएगा, फेरिक ऑक्साइड SO2 एंड SO3 देखने को मिलेगा। फेरिक ऑक्साइड का कलर फिर से कैसा होता है बेटा? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, हल्का ईंट जैसा लाल होता है, यूं आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन जो सीबीएसई बार बार रिपीटेडली से पूछती है। ठीक है, चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं बेटा। तो अगला रिएक्शन है हमारे पास, अगला रिएक्शन क्या है हमारे पास? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में सिंपली है बेटा, हमारे पास सनलाइट प्रेजेंट है और सनलाइट की मदद से हमें बॉन्ड को क्या करना है? ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल में आते हैं बेटा सिल्वर। ठीक, AgCl। जैसे सनलाइट पाते हैं, HNu पाते हैं, तो इट विल कन्वर्ट इनटू Ag एंड क्लोरीन गैस। ठीक, बैलेंस कर लीजिएगा। अगला है बेटा AgBr। तो AgBr को अगर आप सनलाइट प्रोवाइड करोगे देन इट विल कन्वर्ट इनटू Ag एंड Br2 ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा बेटा। यहाँ पर AgCl का कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर। ठीक, और व्हाइट कलर। और यहाँ पर AgBr का कलर होता है लाइट येलो कलर, लाइट येलो कलर। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में एक और अपने पास एग्जांपल आता है बेटा H2O2 का डिकम्पोजिशन। H2O2 को अगर आप धूप में रख दोगे तो इट विल डिकम्पोज इनटू H2O एंड हाफ ऑफ O2। तो ये भी एक हमारे पास रिएक्शन है। ठीक, अगला आते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में सिंपल बात है बेटा कि जो काम सनलाइट से ना हो, जो काम हीट से ना हो, तो वो काम हमें किससे करना है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करना है। सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रोलिटिक में किसकी हमें हेल्प लेना है? इलेक्ट्रिसिटी की। तो कौन होगा? कोई जिद्दी ही होगा, कोई मजबूत बॉन्ड वाला ही होगा। तो मजबूत बॉन्ड वाला सबसे बेस्ट अपने पास है बेटा H2O। आप हीट करके H2O का एक सेट बदल सकते हो, बॉन्ड नहीं तोड़ सकते। इतनी मजबूत बॉन्डिंग है H2O में। ठीक, और जैसे ही H2O को क्या करोगे बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, H2 एंड हाफ O2 विल बी सेपरेट आउट। तो H2 और हाफ O2 क्या हो जाएंगे? बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से वन ऑफ द एक और एग्जांपल लेकर के आते हैं बेटा NaCl। ठीक, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है कंपाउंड ये NaCl। कभी मेल्ट नहीं होता, चाहे जितना देर आप रख लीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट ही 1500 डिग्री सेल्सियस है। तो सिंपल सी बात है क्या कि NaCl को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तभी ये टूट पाएगा। तो किस में कन्वर्ट होगा? Na और Cl2 में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा बेटा। NaCl को जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने क्या पढ़ा बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें बड़े फ्रेगमेंट या बड़े मॉलिक्यूल, बिगर यूनिट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। इस तरह की रिएक्शन को डिकम्पोजिशन कहा जाता है। तोड़ने के तरीके हमारे पास क्या है? या तो मैं हीट की मदद से तोड़ दूं, या तो मैं सनलाइट की मदद से तोड़ दूं, और या तो मैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ दूं। सबके रिएक्शन आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद वाली एग्जांपल है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके बाद मैं इस चैप्टर को क्या करूंगा? यहां पर रोकूंगा और आगे की वीडियो में मैं आगे के रिएक्शनों को लेकर आऊंगा विद बेस्ट एग्जांपल एंड कुछ रिएक्शन भी परफॉर्म करेंगे हम अपने इंस्टीट्यूट में। वो भी उसका भी जो भी एक्सपीरियंस होगा बेटा मैं लेकर के आपके पास आऊंगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट वर्ड में वर्ड एक छुपा है डिस्प्लेस। ठीक, डिस्प्लेस। तो किसे डिस्प्लेस किया जाएगा? ठीक, तो डिस्प्लेस किया जाएगा मेटल्स को। कौन करेगा? कोई मेटल ही करेगा, बट मेटल विथ हाई रिएक्टिविटी, मेटल विथ हाई रिएक्टिविटी। ठीक, मेटल ही करेगा लेकिन हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल करेगा। ठीक, अब क्या होगा सुनिए। देखो ए और बी की एक मस्त जीवन था, समझो। सी सामने से पहुंच गया। अब
सी ए से ज्यादा दमखम वाला होगा तब वो क्या करेगा, ए को डिस्प्लेस करेगा उसी के बॉन्ड से या उसी के सॉल्ट से। क्या फॉर्मेशन करेगा बेटा, इट विल फॉर्म सीबी एंड रिलीज आउट ए। सीबी का फॉर्मेशन करेगा बेटा और सीबी को बनाएगा और ए को क्या कर देगा, एग्जैक्ट आउट कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, हायर रिएक्टिव मेटल्स लो रिएक्टिव मेटल्स को क्या करेंगे, उन्हीं के सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देंगे। ये नॉन मेटलों के लिए भी सही है, हाई रिएक्टिव के नॉन मेटल लो रिएक्टिव के नॉन मेटल को उन्हीं के सॉल्ट से क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक, तो ये बात बहुत क्लियर रखिएगा बेटा कि जैसे AgBr है बेटा, ठीक, और क्लोरीन उनसे ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, AgCl का बॉन्ड बना लेता है और Br2 को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये मेटल के लिए भी उतना ही सही है, नॉन मेटल के लिए भी उतना ही सही है। यानी आप ये समझो बेटा कि CuSO4 के सॉल्यूशन में अगर मैं Fe को ऐड करूंगा बेटा तो यू विल सी दैट FeSO4 का एक बॉन्ड बनेगा या कंपाउंड बनेगा और कॉपर को बाहर हटा दिया जाएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज कहां से आई है, कैसे बनाई गई है, ये बहुत डिटेल में हमारे पास क्लास 12th में। ठीक, इन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहा जाता है। ठीक, तो एक एक एक्सपेरिमेंट को यहाँ मेटल बाय मेटल परफॉर्म किया गया है और वैल्यूज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूं कर सकते हो कि वोल्ट में लेकर के आए हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं कहना, वोल्ट में लेकर के आए हैं, मेजर कर रखे हैं और उसी के हिसाब से हम लोग इसको क्या करते हैं, रखते हैं। तो आप उसे वोल्टेज नहीं उसका ध्यान में रखना है, ठीक है, कोई भी उसका ईएमएफ आपको ध्यान में नहीं रखना है। आपको सिंपली क्या करना है बेटा, एक तरीके से याद कर लीजिए, बहुत ढेर सारे न्यूमोनिक्स बने हुए हैं, जैसे ये भी न्यूमोनिक अच्छा काम करता है। केदारनाथ के कैंपस केदारनाथ के कैंपस में आलू जीरा फ्राई सुनो पुलाव भी है। ठीक, केदारनाथ के कैंपस में आलू जीरा फ्राई सुनो पुलाव भी है और जस्ट इसके नीचे कौन आ जाएगा बेटा, कॉपर। ठीक, इनके नीचे कौन रहेगा, Hg, इनके नीचे कौन रहेगा बेटा, Ag, इनके नीचे कौन रहेगा, Au और Pt। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा, इस तरह के छोटे छोटे न्यूमोनिक्स को ध्यान में रख करके उन्हें याद कर लीजिए और इस तरह से रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेशक ध्यान में रखा करिए बेटा कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट ही लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। लो रिएक्टिव कभी भी नहीं कर सकता, यानी नीचे वाले एलिमेंट ऊपर वाले को कभी नहीं डिस्प्लेस कर सकते, जबकि ऊपर वाले कोई भी नीचे वाले को क्या कर सकते हैं बेटा, डिस्प्लेस कर सकते हैं। इस तरह की रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग वीडियो, ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में आगे की लेक्चर्स को लेकर के या आगे की रिएक्शन को लेकर के ढेर सारे एग्जांपल और प्रैक्टिस के साथ। टिल देन बाय बाय, हैप्पी एंडिंग।